सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं गौतम दीक्षित और आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, इस समय आज मैं एक नए संजीदा टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये हमारा संजीदा टॉपिक सीधे हमारे उन साथियों से संबंधित है जो इस समय किसी न किसी केंद्र सरकार के अधीन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं और उनका ये ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये जो केंद्र सरकार का संस्थान है, अगर उसका कन्वर्जन किसी पीएसयू में हो रहा है तो उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी और हमारे उन सभी साथियों का अकॉर्डिंग टू स्वामी हैंडबुक उनकी सर्विस कंडीशंस की क्या क्या कंडीशन होगी और उन सब चीज़ों का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं इन चीज़ों के साथ आपके समक्ष कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इस समय एक भ्रम का माहौल बना हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे आसपास जो भी सरकारी केंद्र सरकार के संस्थान हैं, अगर उनमें डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के एक अलग तरह की कह सकते हैं एक फेक कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है और जिससे बहुत सारे लोग भयग्रस्त हैं तथा एक अजीब सा मेंटल प्रेशर मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरे साथियों, मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ साक्ष्य के साथ कुछ चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक पेंशनरी टर्म फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सिक्वेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिपार्टमेंट इनटू ऑटोनोमस बॉडी और आर ए पीएसयू। किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में कन्वर्जन होने पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी के साथ क्या बिहेव होता है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी रिटन पॉलिसीज़ क्या हैं, आज हम लोग उस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक सरकार का एक नियम है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो टर्म्स होती हैं वो दीज टर्म्स आर कॉल्ड एज ए फॉरेन सर्विसेज विदाउट एनी डिपार्चर अलाउंस। तो उस व्यक्ति का एक फॉरेन सर्विसेज जो डेपुटेशन होता है, उसके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनका कन्वर्जन होता है और ऑल द अलाउंसेस टिल सच टाइम गेट एब्जॉर्ब्ड इन द सेड पीएसयू और एबी। और कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ उसको जो डेपुटेशन अलाउंस होता है उसके अलावा बाकी उनकी सारी सेवा शर्तें अछूड़ने रहती हैं। एंड द अब्जॉर्प्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और ये सारे के सारे अब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो जितने दिनों के लिए सरकार उनको नोटिफाई करती है उतने दिनों के लिए ये उस पीएसयू में एब्जॉर्ब होते हैं। तथा साथ ही एक दूसरा नियम भी है कि द ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विल हैव एन ऑप्शन to revert back to the government or seek permanent absorption in the PSU or the autonomous body to be exercised within the specified period। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति अगर किसी PSU में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि वो परमानेंटली उसमें ऑप्ट करता है कि मैं उस संस्थान में परमानेंटली उसमें एब्जॉर्ब हो जाऊंगा, या एक ऑप्शन ऑप्ट करता है कि आई हैव टू सीक ए परमानेंट सेटलमेंट इन दैट पर्टिकुलर पीएसयू अदरवाइज एन ऑटोनोमस बॉडी। अदरवाइज उसके पास एक और ऑप्शन भी है कि ही हैव टू चूज टू रिवर्ट बैक इन द पेरेंटल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक परमानेंट एब्जॉर्प्शन अगर वो व्यक्ति लेता है तो ये क्या होता है, द परमानेंट एब्जॉर्प्शन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द डेट सच एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम देयर गवर्नमेंट सर्विसेज। और ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिस तिथि से ये स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति परमानेंट एब्जॉर्प्शन स्वीकार कर रहा है किसी भी पीएसयू में, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस डेट को ही, जिस डेट से वह परमानेंट एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट करता है, तो उस डेट को ही उस व्यक्ति का जो रिटायरमेंट डीम्ड माना जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। और फिर क्या होता है, द पोस्ट विच दे हैव होल्डिंग इन देयर गवर्नमेंट बिफोर सच एब्जॉर्प्शन विल बी स्टैंड एबोलिश्ड। और उनकी जो पोस्ट थी जिस पेरेंटल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस
एब्जॉर्प्शन के ऑप्ट करने के बाद वो समाप्त हो जाती है और उनको उनके टर्मिनल बेनिफिट्स एट द प्रॉम्प्ट दे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सर्विस खत्म नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, द एम्प्लॉय हु ऑप्ट द रिवर्ट बैक टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी रीडिप्लॉयड थ्रू द सरप्लस सेल। और इसके अलावा वो कर्मचारी जो ये ऑप्ट नहीं करते हैं कि ठीक है मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही रहूँगा और मैं किसी पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी की सर्विसेज को ऑप्ट नहीं करूँगा, तो उस दशा में क्या होता है कि वो सभी कर्मचारी सरप्लस सेल में, गवर्नमेंट की सरप्लस सेल में उनका ट्रांसफ़र होता है और सरप्लस सेल के थ्रू उनका रीडिप्लॉयमेंट होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन इसी के साथ वो एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग कैजुअल लेबर, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैजुअल लेबर को इस पूरे संस्थान से अलग रखा गया है। एक्सेप्ट कैजुअल लेबर रिवर्ट बैक टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी, यहाँ पर ऑल द एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग कैजुअल लेबर्स who opt the permanent absorption in the PSU or autonomous body will be governed by the regulations or by laws of the PSU autonomous body from the date of such absorption। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जिसने परमानेंट एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट कर लिया है, परमानेंट एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट कर लिया है किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में या किसी भी PSU में, तो उस तिथि से ही उनके टर्मिनल बेनिफिट देने के बाद ही they are redeployed in their particular PSU और ऑटोनोमस बॉडी, और उनके एब्जॉर्प्शन के साथ ही उनकी जो सेवा शर्तें होंगी वो एज पर देयर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एज पर देयर नॉर्म्स और द बाई लॉज ऑफ द PSU और ऑटोनोमस बॉडी। तो अब उनकी सेवा शर्तें PSU के अकॉर्डिंग होंगी, ऑटोनोमस बॉडी के अकॉर्डिंग होगी। इसी क्रम में स्वामी हैंडबुक में एक बात और कही गई है कि द परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट who has been absorbed in the PSU or autonomous body and his family shall be eligible for the pensionary benefit including the commutation of pension, gratuity, family pension, extraordinary pension etc. on the basis of combined services। और यहाँ पर बताने का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वे कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं, अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं और उन्होंने PSU में परमानेंट एब्जॉर्प्शन ऑप्ट किया है, तो उस दशा में उनका कोई भी टर्मिनल बेनिफिट, उनके सारे टर्मिनल बेनिफिट्स अक्षुण्ण रहेंगे। इट मीन टू से कि उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उनकी सभी फैमिली पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, चाहे उनकी फैमिली पेंशन हो या उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन हो या उनकी ग्रेजुटी हो या इस तरीके के जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई क्षणिक मात्र भी बदलाव नहीं होने वाला है। तथा इसके साथ ही और टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सच पेंशनरी बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द PSU। और उस दशा में अगर कोई व्यक्ति PSU से रिटायरमेंट ले रहा है तो उस डेट को ही उनके सभी ड्यूज, उस जो उनके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग जैसा मेंटेन होगा, जैसा कि पहले से चला आ रहा होगा, उसके अनुसार ही उनको सारे टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके साथ ही द सेंटर इन एडिशन दे विल आल्सो बी इंटाइटल फॉर द डियरनेस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल DA पैटर्न। और उनको इंडस्ट्रियल DA पैटर्न के अकॉर्डिंग उनके जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स होंगे और उनका जो एज पर DA होगा, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, इट विल बी गिवन to all the particulars, and the pension of all the employees shall be calculated on the 50% of the emoluments on the average emoluments whichever is beneficial to him, and the amount of the family pension will be calculated in the same way as for the central government employees retiring or the superannuation or the dying on the same day। अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसकी कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या कोई व्यक्ति जो सुपर एन्यूएशन हो जाता है, जिसका कोई व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है, तो ऐसी पूरी स्थिति में उसकी जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, उसके जो भी सैलरी के अकॉर्डिंग उसकी अब जो पेंशन होनी चाहिए थी वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज इट इज़ रहेगी। द क्वासी परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉय हु ऑप्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन will become eligible for pension, family pension after they confirm in the PSU। और कोई व्यक्ति अगर PSU में एब्जॉर्ब होता है तो उस व्यक्ति के जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं, उसकी जो भी पेंशन होती है वो उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग मिलती है। और जो व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम में है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वह व्यक्ति
परमानेंट एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट ना करे, they have right to revert back in their parental central government organization, and they have an option to opt through the redeployment through the any central government organization, or in a revert back to the service and redeployment through the surplus cell. और उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो सरप्लस सेल के माध्यम से एक नई जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके आगे की बातें, आगे की चर्चाएं एज़ पर स्वामी हैंडबुक एंड एज़ पर स्वामी हैंडबुक लेटेस्ट लॉज ऑफ 2021, इसके साथ ही हम इसमें से और भी जो भी डाउट्स होंगे समय समय पर हम आपके बीच आते रहेंगे और इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो भी अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये एज़ पर माई कंसर्न है, एज़ पर माई इंटेलेक्चुअल मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग है। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इस किताब को आप मार्केट से परचेज़ करके इसको स्वतः अध्ययन करें, और यदि इसमें आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको गलत इंटरप्रेट किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है और जिस तरीके का मैं भयग्रस्त माहौल अपने आसपास देख पा रहा हूँ, तो मेरी प्रयास ये है कि मैं उस नेगेटिव थॉट से लोगों को बाहर लाऊं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।